अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कोई बता सकते हैं? 10th-12th में कर चुके हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? यस सर, द ये स्टडी सर ऑफ पढ़े हैं चार्ज सर। एट रेस्ट। हाँ, तो इसमें क्या होता है, चार्ज और पॉइंट ऑफ स्टडी दोनों स्टैटिक रहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज मूव नहीं करना चाहिए। अगर मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, ठीक है। चार्ज मूव किया तो भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, और अगर चार्ज की जगह तुम मूव करते हो, सोर्स जिस पॉइंट में हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो पॉइंट अगर इधर उधर मूव करेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चार्ज मूव करेगा वैसे ही आ जाएगा। तो चीजें तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम लोग एकदम सिंपल केस स्टडी करेंगे यहाँ पे। और सिंपल केस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, माने हमारा चार्ज भी स्टेडी रहेगा, चार्ज भी मूव नहीं करेगा, और पॉइंट ऑफ स्टडी भी मूव नहीं करेगा, दोनों का दोनों स्टैटिक रहेगा, फुल्ली स्टैटिक सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ तुम लोग पढ़े ही होगे आगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े यस हो? सर। ये सर पढ़े हाँ। हैं। सर तो हाँ सर। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग शायद आगे स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके यूज किए होगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इस बार हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको यूज करेंगे। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का हमेशा एक डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर ट्रेन के सामने तुम खड़े हो, ट्रेन से तुमको धक्का लगता है, तो उसका एक डायरेक्शन होता है ना, किस डायरेक्शन में धक्का लग रहा है। तो वो हो गया फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, सारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है 1/4πε0 क्यू, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर जो है ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, और ये आर कैप डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट चार्ज क्यू का पोजीशन वेक्टर आर प्राइम। सेकंड चार्ज क्यू है कैपिटल क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, आर माइनस आर प्राइम करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर। तो यहाँ पे ऐसे एरो, यहाँ पे ऐसे एरो, और ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आर माइनस आर प्राइम माइनस आर, तो सॉरी, आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ये रहा। तो ये हो गया दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस। अब डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ चार्ज, अगर दोनों नेगेटिव रहता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव सर होगा। सर हाँ बोलो। सर फिर से बताए तो ये वाला। कौन आर सा? प्राइम, आर माइनस आर प्राइम। देखो यहाँ पे क्या, ये क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर है आर, आर प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम ये है, सर। ये प्राइम यहाँ पे हट गया। तो थोड़ा सा ये देखो, ये आर प्राइम है, ठीक है, इसका वेक्टर। और इसका वेक्टर क्या है, आर है। दोनों ओरिजिन से निकलेगा, इधर गया ये वेक्टर गया इस तरफ। तो ये वाला वेक्टर का वो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, आर माइनस आर प्राइम होगा। ये सर। तो वही है ये वाला, ठीक है, कैपिटल आर। और कूलम्ब्स लॉ में, ओके सर। कूलम्ब्स लॉ में फोर्स क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, है ना। तो ये वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप हो गया इसका डायरेक्शन। आर कैप का डायरेक्शन किस तरफ है, ये देखो इस तरफ है आर कैप का डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग के पास लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये आर के डायरेक्शन में होगा। आर का डायरेक्शन मतलब ये चार्ज को इस तरफ धक्का मारेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब अगर सपोज हम लोग के पास अनलाइक चार्जेस है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव माइनस आर, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ एक्ट करेगा ये वाला फोर्स। तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स दिस चार्ज एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव हो गया। तो अब हम लोग को अलग से बोलने की दरकार नहीं है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है। जब वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है, ठीक है। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा वो अपने आप आ जाएगा, तुम सिर्फ चार्ज का वैल्यू डालो और तुमको अपने आप उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है हम लोग का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे।
और इस तरह से यूज करेंगे। तो जनरली क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है, ये वाला बाद में डिस्कस करेंगे, इसको एक बार छोड़ दो। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ये कूलम है, ठीक है, चार्ज का यूनिट कैपिटल सी है, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन हो गया फोर्स, और ये पर मीटर स्क्वायर, ये वाला यहाँ से ये क्वांटिटी चला गया यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इसको ऊपर करोगे तो ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, या फिर इसको इधर ले लो एप्सिलॉन जीरो को, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा फोर्स। तो ये कूलम स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो गया यूनिट, और आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इन केस इसका अगर ये यूनिट याद नहीं रहता है तो ये भी तुम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हो आराम से। तो ये हो गया इसका वैल्यू, और ज़्यादातर कैलकुलेशन में ये वाला क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो इसका वैल्यू होता है ये वाला 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर बाई पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी याद करना इजी है, 9 इंटू 10⁻⁹ बहुत अच्छा एक नंबर है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़े हो इससे आगे? इससे आगे पढ़े हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? कोई एक जन मुझे बताए Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यस सर। ये सर पढ़े हैं सर। हिमांशु तुम ही बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। The space around हाँ, sir, स्पेस the आ रहा हूँ। space around the charge which we felt the space around the charge which we felt which, which we observe ऑब्जर्व force हाउ? of attraction or repulsion. हाँ, अट्रैक्शन या रिपल्शन से किसके ऊपर? हर एक चीज के ऊपर तो नहीं होता है, Charge चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलना जरूरी है, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। ठीक है, तो उसको और टेक्निकली जब बोलते हैं ज़्यादा अच्छे लैंग्वेज में, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ER is called electric field at source charge of a source charge at a point अच्छा, physically it is a vector, ये रहा, physically it is a vector quantity which gives force per unit charge that would be exerted on a test charge if it were placed at R। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है यहाँ पे। It is a vector quantity which gives force per unit charge that would be exerted on test charge if it were placed at R। और ये टेस्ट चार्ज जनरली बहुत छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे यही थोड़ा और टेक्निकल डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो सपोज हम लोग के पास बहुत सारा चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2 n नंबर ऑफ चार्ज है, और इस सब का डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेस्ट चार्ज Q, कैपिटल Q है R1 R2, जैसे यहाँ पे ये है ना R है पोजीशन, वैसे हो सकता है एक और चार्ज हो हम लोग के पास। तो फर्स्ट वाला का पोजीशन हम लोग बोलेंगे R1, सेकेंड चार्ज का पोजीशन बोलेंगे इससे R2, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड एक और चार्ज हुआ तो उसका R3 बोलेंगे, और nth नंबर ऑफ चार्ज हुआ तो उसका हम लोग पोजीशन बोलेंगे Rn। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज R1 R2 Rn, यही चीज यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम टेस्ट चार्ज Q। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता ही है, फोर्स के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है यस तो सर। वेक्टेरियली ऐड करेंगे। तो ये जितने भी चार्जेस है, ये सारे के सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये हम लोग का इक्वेशन होगा टोटल फोर्स का उस चार्ज के ऊपर। तो उसी को हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसमें कोलोम्स लॉ अप्लाई किया हर एक में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हम लोग का कैपिटल Q हर बार कॉमन रहेगा, इसको बाहर निकाल देंगे, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है 9 इंटू 10⁹ ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये भी कॉमन है। अनकॉमन क्या बचेगा, Q1 बचेगा, R1 स्क्वायर और R1 कैप बचेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो सिंपल तुम लोग कर चुके वही चीज। तो ये अबव इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू ER, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो बचा हुआ क्वांटिटी सब है,
तो ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन होगा इसका, यहाँ से लेके n तक समेशन, ये शॉर्ट हैंड में लिख रहा है, इतना लंबा नहीं लिख के समेशन में लिख रहे हैं। तो क्यू आई स्क्वायर, क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर बाई आर आई कैप, इसको ऐड करना है हम लोग को n टाइम्स। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और याद रखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये जो एडिशन है सारा वेक्टर एडिशन है, r1 प्लस r2 कैप प्लस r3 कैप प्लस r4 कैप, जैसा वेक्टर ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है हम लोग को ये सारा का सारा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वही तुम लोग का जो पुराना डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन है, पुरानी किताब खोल के देखना, जो क्लास 12 की किताब मैंने दी है उसमें भी यही दिया होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वही चीज है। ठीक है, ये पर टेस्ट चार्ज को इससे डिवाइड कर दोगे फोर्स से, तो तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस फॉर्म में। अब क्या होता है, तुम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी डील किए होगे 11th-12th में, डील किए हो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इंटीग्रेशन किए हो। हाँ संजीव, नहीं सर, ऐसे याद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं किए हो तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चार्ज है ना डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब समझ में आता है, जब डिस्क्रीट बोल रहे हैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है तुम लोग को। यस सर। हाँ, तो डिस्क्रीट चार्ज मतलब समझ में आ रहा है, ये रहा डिस्क्रीट है, एक पॉइंट पे है, यहाँ पे एक पॉइंट में एक चार्ज है, फिर दूसरे पॉइंट में एक और चार्ज है, तीसरे पॉइंट में एक और चार्ज है, तो ये सब हो गया डिस्क्रीट चार्ज, पैकेट में है। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक वायर है सपोज, ठीक है, अब इसके ऊपर सब जगह चार्ज लगा हुआ है, पूरे वायर में सारा जगह चार्ज लगा हुआ है और सेम अमाउंट से चार्ज लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। ठीक है, तब हम लोग ज़्यादातर केसेस जहाँ पे डील करेंगे वहाँ पे डिस्क्रीट केस से डील नहीं करेंगे, डिस्क्रीट केस से हम लोग बहुत कम डील करेंगे, ये सब 11th-12th में हम लोग कर चुके हैं डिस्क्रीट केस। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करेंगे। तो हो सकता है एक वायर के ऊपर हो, ठीक है, चार्ज, या फिर हो सकता है कि जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये पेपर है ना, स्क्रीन है तुम लोग का सपोज मोबाइल के स्क्रीन, अब मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हो सकता है कि सारी जगह चार्ज लगा हुआ है, और ऐसा होता भी है मोबाइल के स्क्रीन में सब जगह चार्ज है, तुम लोग जहाँ पे भी टच करते हो, टच सेंसिटिव स्क्रीन है ना, तो वो टच सेंसिटिव कैसे होता है, चार्ज के चलते होते हैं। तो तुम लोग का जो मोबाइल का स्क्रीन है दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेन, वो मोबाइल का जो स्क्रीन है वो एक प्लेन हो गया, तो उस पर एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जैसे हम लोग का एक कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के बीच में हम लोग को ये डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो उसके अंदर भी चार्ज रहता है, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग इस टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी डील करेंगे, तो उस केस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो वो सब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जब भी रहेगा तो क्या होता है, ये समेशन साइन इंटीग्रेशन में बदल जाता है। समेशन और इंटीग्रेशन के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? कृष्णा, कृष्णा कुमार, हाँ सर। समेशन और यस सर। इंटीग्रेशन के बीच का डिफरेंस पता है? तो यहाँ पे देखो ज्यादातर टाइम हम लोग मैथ्स ही करेंगे, बीच बीच में उसका फिजिक्स समझेंगे मैथ्स का, तो मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन किए हो कि नहीं किए हो 12th में? याद नहीं आ रहा है सर। इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा है? मैथ्स में इंटीग्रेशन था कि नहीं था? किए हैं सर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? था सर। साइन एक्स का हम्म, माइनस कॉस एक्स सर। माइनस कॉस एक्स। और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का मोबाइल में सर्च नहीं कर रहे तो? हाँ कृष्णा, क्या सर? मोबाइल में सर्च नहीं कर रहे तो एक्स का इंटीग्रेशन? हाँ सर। हाँ कर रहे हो? अरे सर उतना मोबाइल नहीं चलाते हैं। अच्छा, वो सामने आओगे तो पता चलेगा कितना चलाते हो।
अच्छा आकर्षण तुम बताओ। एक्स का यस वन सर। बाई एक्स सर। एक्स सर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अगर एक्स का इंटीग्रेशन मैं तुमको बोलूं विद रिस्पेक्ट टू वाई करने के लिए dy, तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ना, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन सर dx by सर d एक्स dx by dy होगा सर सर। एक्स dy, इसको इंटीग्रेट करने बोलो तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई प्लस कांस्टेंट। अब ठीक है। अब x का अगर मैं तुम लोग को इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करने बोलूं तभी होगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे आएगा बहुत सारा। किसके साथ इंटीग्रेशन करना है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील सर करेंगे। एक्स का स्क्वायर, हाँ सर एक्स स्क्वायर बाई 2 ना सर? हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, एकदम सही। एक्स स्क्वायर बाई 2 ना सर? हाँ हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 निकल के आ जाएगा, तो ये फिर से एक्स हो जाएगा। तो देखो, अच्छा तुम ये बताओ आकर्षण, कृष्णा माइक ऑफ कर दो। यस सर। इंटीग्रेशन में और समेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर इंटीग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूअस चीज़ों का सम करते हैं और यस सर, इंटीग्रेशन में कंटिन्यूअस नंबर्स का सम करते हैं और समीशन में से डिस्क्रीट नंबर्स का सम हो जाता है। तो वही वाला लिमिट चीज हम रहता है लोग। सर दोनों में ही। ठीक है। तो वही वाला चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस सम करेंगे। डिस्क्रीट वाला हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं 11th 12th में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डील करोगे तो ये समेशन साइन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। यहाँ पे ये जो समेशन साइन है वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और याद रखो हम लोग का यहाँ पे चार्ज डिस्क्रीट था, चार्ज कंटिन्यूअस हुआ है, तो चार्ज पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये क्वांटिटी डी क्यू हो जाता है। जो चार्ज है यहाँ पे क्यू क्वांटिटी था, यहाँ पे देखो क्यू चेंज हो रहा है और यहाँ पे यही वाला डी क्यू हो जाएगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो अब हम लोग का ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली हम लोग देखेंगे हम लोग के केस में 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होगा लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब समझ में आ रहा था? कोई एक वायर होगा, कैसा भी वायर हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी कैसा भी वायर हो सकता है। इस वायर में सब जगह चार्ज है। ठीक है, सब जगह चार्ज है और इस सारा चार्ज के चलते हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हो गया हम लोग का सोर्स पॉइंट का पोजीशन आर प्राइम। ये हो गया हम लोग का फील्ड पोजीशन, फील्ड पॉइंट का पोजीशन। और ये आर हो गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम। ये वाला हमेशा ट्रू रहेगा हम लोग के केस में। हम लोग जितना भी केस में डील करेंगे यहाँ से लेके मैग्नेटिज्म तक मोटा मोटी सब जगह ये वाला ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अपना चार्ज को डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी से पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अब अगर टोटल चार्ज निकालना है डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो ब्लैक पॉइंट है ये लिया हुआ है, तो इस छोटे से पॉइंट को लेंगे तो इसका लेंथ हुआ डेल एल प्राइम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइम कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो इसको हमेशा प्राइम में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल लेंथ एलिमेंट हो गया डेल एल प्राइम। इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसमें जो चार्ज है वो हम लोग को मिल जाएगा डेल क्यू। ये चार्ज हम लोग को मिल गया।
तो ये डी क्यू को यहाँ पे डाल दोगे तो तुम लोग को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ऐसे करके सम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे किया हुआ है नीचे, ये रहा लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया जाता है, इस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो यहाँ पे ये डेंसिटी हो गया, ये कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, और ये लेंथ एलिमेंट। तो इसके ऊपर लेंथ एलिमेंट के ऊपर अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज डेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं है, चार्ज डेंसिटी भी वेरी कर सकता है। सपोज स्ट्रेट लाइन है, इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज है और थोड़ा दूर में चले जाते हो तो चार्ज ट्वाइस हो जाता है, और थोड़े दूर में चले जाते हो तो चार्ज 3 टाइम्स हो जाता है, और थोड़े दूर में चले जाते हो तो चार्ज 4 टाइम्स हो जाता है। ऐसा केस भी मिलेगा हम लोग को। तो इस केस में हम लोग का चार्ज का फंक्शन क्या होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो इस केस में हम लोग चार्ज डेंसिटी को इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू x इंटू dl। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट होगा c इंटू एक्स इंटू डी एल। तो यहाँ पे हम लोग का एक x आ जाएगा उस केस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार्ज लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग जितना दूर जाते जाएंगे इससे वायर में जितना दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, पोजीशन के साथ चार्ज भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग का x बढ़ते जाता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ते जाता है, इसलिए यहाँ पे x आ गया। x इंटू डी एल होगा। तो हम लोग डी एल कहाँ पे ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना चार्ज है। अगर हम लोग ये x यहाँ पे लेते हैं, डी एल यहाँ पे लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इसका ये x छोटा होगा। और अगर यही x डी एल यहाँ पे लेते हैं सेम क्वांटिटी का, तो यहाँ पे x बढ़ जाएगा तो यहाँ पे चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा। इसमें डाल के यहाँ पे डालेंगे तो हम लोग इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक और होता है सरफेस चार्ज। जैसा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर रहता है चार्ज, स्प्रेड आउट रहता है यूनिफॉर्मली। इट्स लाइक अ कैपेसिटर। जो मोबाइल का स्क्रीन है हम लोग का, वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। ऊपर एक लेयर रहता है, नीचे एक लेयर रहता है। तो जब हम लोग उंगली डालते हैं तो हम लोग इस चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहाँ पे चार्ज डिस्टर्ब हो रहा है उससे हम लोग को मोबाइल को पता चलता है कि कहाँ पे हम लोग टच कर रहे हैं। तो वो एक सरफेस चार्ज का एग्जाम्पल हो गया। तो इस टाइप का एग्जाम्पल हम लोग डील करेंगे एग्जाम में, और यहाँ पे भी डील करेंगे कि इस सब केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में भी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो से डिफाइन करेंगे, रो नहीं सॉरी सिग्मा से डिफाइन करेंगे। सरफेस एस से स्टार्ट होता है और सिग्मा भी एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, सिग्मा को रो से चेंज नहीं करेंगे, सिग्मा ही रखेंगे सरफेस के लिए। कुछ रूल्स फॉलो करेंगे ताकि हम लोग को आगे जाके सुविधा हो। तो सरफेस स्टार्ट्स विद एस, सिग्मा स्टार्ट्स विद एस। तो हम लोग हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा यूज करेंगे। तो दिस इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस केस में डी क्यू हो जाएगा, ये जो स्मॉल एरिया है डी ए इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को चार्ज मिल जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। इसी चार्ज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। वैसा ही केस होता है वॉल्यूम चार्ज में। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे होता है वैसे ही चार्ज डेंसिटी है। तो इसको हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इस पॉइंट में कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो मिल जाएगा। इस चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पी पे, और इसको टोटल एरिया पे सम कर देंगे, टोटल वॉल्यूम में सम कर देंगे, तो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। देखो, तो ये वाला हो गया सरफेस चार्ज के लिए, सेम थिंग। ठीक है, चार्ज जो डी क्यू था, डी क्यू की जगह हम लोग को इसको रिप्लेस करना है रो डी टाउ से। तो वही सब चीज़ की गई है। यहाँ पे देखो सिग्मा स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हम लोग का चार्ज हो गया डी क्यू। इस जगह पे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा डी क्यू। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा डी क्यू। ये हो गया हम लोग का चार्ज, और हर जगह पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वॉल्यूम में ये एक छोटा सा क्वांटिटी है चार्ज का। इस चार्ज के चलते हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और फिर इसको ये पूरे वॉल्यूम में सम कर देते हैं या फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। कंटिन्यूअस रहेगा तो इंटीग्रेट करोगे, डिस्क्रीट रहेगा तो इस वॉल्यूम में सम करोगे।
वैसे ही सरफेस चार्ज के केस में होता है, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट बनाते हैं, एरिया एलिमेंट, इसमें चार्ज निकालते हैं dq, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इसको टोटल एरिया पे सम करके इस टोटल सरफेस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको निकालते हैं। वैसे ही सेम केस होता है लाइन चार्ज के केस में। ठीक है, तो इस सब का कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन आना जरूरी है। तो जितना भी पुराना इंटीग्रेशन है सारा इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करो। जैसे इस केस में शायद एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज रो इज इक्वल टू ई टू द पावर, नहीं रो बाई आर था शायद, रो इज इक्वल टू रो बाई सी बाई आर, इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था अप टू रेडियस आर इक्वल टू ए। तो इस सब टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना था। ठीक है, तो ये सब ज़्यादातर हम लोग को न्यूमेरिकल से डील करना पड़ेगा, बस कैसे इसको इसमें पुट करना है वो सब को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला ही हुआ है वॉल्यूम चार्ज है, तब हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। सब समझ में आ रहा है? ये वाला शायद क्लास 10 12 में कर चुके हो तुम लोग, हिमांशु? यस सर। यस सर। क्लास Yes, 10 sir. 12 में किए हो चार्ज डेंसिटी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना? यस सर, वॉल्यूम, लीनियर और सरफेस तीनों की। लीनियर और सरफेस दोनों किए हो ना, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब गॉस लॉ भी किए हो। तो गॉस लॉ में क्या करते हैं हम Yes, लोग, sir. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं ना। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का टेक्निक। टोटल फ्लक्स एक सरफेस के बाहर से निकालते हैं, कितना सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे हम लोग सब वेक्टर में डील करेंगे। ठीक है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका आउटपुट होता है स्केलर क्वांटिटी। तो कोई भी एक सरफेस लेंगे हम लोग, यहाँ पे सपोज इस जगह ही पकड़ो, इस टाइप का एक सरफेस लिए, इससे अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, ये सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे या फिर इसको इसमें प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि हम लोग का ये सरफेस देखो थोड़ा सा अजीब टाइप का सरफेस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो हम लोग को इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके ऐड करना पड़ेगा। हम लोग एक बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और इसको पूरी एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशियल करके काम करना पड़ेगा, कैलकुलस करना पड़ेगा इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हर एक छोटा पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, उसको उस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही वाला चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं कि इस एरिया से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लक्स। इसमें फ्लक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पे, और अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार। और ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी से हम लोग को आइडिया होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी जगह पे। तो जैसे देखो इस जगह पे, देखो यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग एक सरफेस बनाते हैं इस टाइप का, तो इससे हम लोग का दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहा है। अभी इसी एरिया को अगर हम लोग पॉइंट क्यू में लिया है, तो इसमें से शायद एक जा रहा है, हार्डली एक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया देता है। वैसे इस केस में यहाँ पे पी में ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है पर यूनिट एरिया कंपेयर टू क्यू। सेम इस डाइपोल के केस में, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल है, तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कि इस जगह पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा है और यहाँ पर कम है क्यू में, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। तो इससे हम लोग को फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होता है। ठीक है, और अगर एक क्लोज सरफेस में हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं कोई भी एक चार्ज के चलते, ठीक है, सपोज हम लोग के पास एक प्लस चार्ज है
इसके चलते हम लोग इससे स्फीयर से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो अब हम लोग के पास जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा इससे बाहर, है कि नहीं? 1 कॉलम है तो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर हम लोग के पास चार्ज सपोज 2 कॉलम है तो डबल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा। अगर हम लोग के पास सपोज 10 कूलम ऑफ चार्ज है तो 10 टाइम्स फ्लक्स निकलेगा कंपेयर टू 1 कूलम। तो इससे हम लोग को क्या है, इस टोटल सरफेस से अगर हम लोग इंक्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं तो हम लोग को उससे चार्ज का आइडिया मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस आइडिया को निकालने के लिए कि कितना होता है क्वांटिटेटिवली, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब भी हम लोग क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन करेंगे या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे या क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो उसी तरह से जैसे आगे इंटीग्रेशन किए थे सेम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोग का इस केस में, अगर हम लोग एक स्फीयर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड होता है हम लोग का, हम लोग को पता है। तो ये रहा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप। इसमें और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा चार्ज से और ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए आर कैप। अब इसको इसके सरफेस एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये रहा सरफेस एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। ये वाला लास्ट टाइम हम लोग निकाले थे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये एरिया होता है। तो इस दोनों का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे एक डॉट मिसिंग है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों चीज का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कल कर चुके हैं डिराक डेल्टा फंक्शन में। ये वाला कितना आ रहा था क्वांटिटी 4 पाई आ रहा था, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, दिस बाई दिस। तो ये हो गया, ये है हम लोग तो का। यही गॉस थ्योरम प्रूव किया। तो यही वाला चीज है हम लोग का क्या, गॉस लॉ। ठीक है, ये सिंगल चार्ज के लिए निकाले हैं, लेकिन अगर सिंगल चार्ज की जगह हम लोग के पास मल्टीपल चार्ज होगा तो उस केस में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ऊपर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। तो उस केस में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन को हम लोग बाहर निकाल दिए और इसके ऊपर इंटीग्रेशन हो गया। ये वाला जो ई आई है इसकी जगह ये वाला वैल्यू बिठाओगे यहाँ पे, ये समेशन बाहर आ गया और इंटीग्रेशन होगा ई आई डॉट डी ए पे। तो वैसे ही करके इस सब के ऊपर इंडिविजुअली करके हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली गॉस लॉ अप्लाई करने से हम लोग को Q1 बाई एप्सिलॉन 0 मिलेगा, Q2 बाई एप्सिलॉन 0 एंड सो ऑन, है ना। तो उसका समेशन होगा यहाँ पे, तो QI। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोग बहुत सारे चार्ज के केस में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सारा चार्ज कोई एक सरफेस के अंदर है, यहाँ पे चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज 4 एंड चार्ज n, ये सारे चार्ज को कोई एक सरफेस के अंदर इंक्लोज किए। ठीक है, अब इस सरफेस से सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड बाय परमिटिविटी। तो ये है हम लोग का गॉस लॉ फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया है, यहाँ तक हम लोग किए ही क्लास 12 में। उसकी जगह हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस के केस में निकालते हैं। तो यहाँ पे समेशन होगा, सिंपली समेशन, और वही समेशन पे हर एक इंडिविजुअल चार्ज पे गॉस लॉ लग जाएगा। तो इसके चलते हम लोग का जितना भी सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड चार्ज है, ये रहा इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज्ड, तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड चार्ज बाय परमिटिविटी, ये हो गया हम लोग का गॉस लॉ n नंबर ऑफ चार्जेस के केस में। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 है, 11 सॉरी 2 नहीं है 11 है, ये इक्वेशन 11 को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे
तो हम लोग को गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला चीज तुम लोग के सिलेबस में है। यहाँ से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये सारा कुछ सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी आ सकता है तुम लोग के एग्जाम में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम लोग का इस टाइप का डेफिनेशन सब नहीं आएगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो जैसे ये लाइन चार्ज के बारे में तुम लोग को डिस्कस करना नहीं बोलेगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा। सरफेस चार्ज के बारे में तुम लोग को डिस्कस करने नहीं बोलेगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस चार्ज, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। सरफेस चार्ज बता देगा, उसके चलते तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लाइन चार्ज के बारे में बता देगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम चार्ज के बारे में तुम लोग को बता दिया जाएगा, एक इक्वेशन दिया जाएगा कि इस टाइप का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट 2 पे। तो यहाँ पे सब मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना है इसके लिए, इस सब का डेफिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेशन आएगा किसका, गॉस लॉ का डेफिनेशन आ सकता है। व्हाट इज गॉस लॉ? तब गॉस लॉ जब लिखोगे तो ये वाला चीज लास्ट में लिखना है, ये इक्वेशन लिखना है। कितना मार्क्स का है उसके ऊपर डिपेंड करके तुम लोग को बनाना है। 2 मार्क्स का है तो सिर्फ ये वाला डेफिनेशन लिखोगे, टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू परमिटिविटी इनवर्स ऑफ परमिटिविटी टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, सिंपली ये बोलना है। फिर हो सकता है कि डिराइव गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये आ सकता है, ये तो हम लोग के सिलेबस में है, तो ये वाला चीज आने का भी चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हम लोग गॉस लॉ या डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर गॉस लॉ या डाइवर्जेंस फार्मूला या ग्रीन्स लॉ अप्लाई करते हो, तो गॉस लॉ की जगह यहाँ पे मुझे लगता है डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम लिखना बेटर रहेगा, ठीक है। इसको काट के ठीक करना, GREEN ग्रीन्स थ्योरम, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा गॉस लॉ। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला लगाओगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और उसी वॉल्यूम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, दो बोथ क्वांटिटी शुड बी सेम। तो अब ये वाला क्वांटिटी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है हम लोग को इस साइड वाला इक्वेशन मिल गया है, ये E डॉट डी ए वी नो दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई परमिटिविटी। तो चार्ज इनक्लोज्ड को हम अगर हम लोग के पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, रो इंटू डेल्टा, इसको इंटीग्रेट कर दिए ओवर दैट वॉल्यूम v, ठीक है। तो यही वाला क्वांटिटी अब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, इसमें इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 12 एंड 13 ऑन इक्वेशन 11, तो 13 और 12 को हम लोग इस इक्वेशन पे यूज कर रहे हैं ऑन 11। तो उससे हम लोग को ये मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू डेल्टा, दिस इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई परमिटिविटी, इधर चार्ज इनक्लोज्ड बाई परमिटिविटी इंटू डेल्टा। ये क्वांटिटी ये इंटीग्रेशन में आ गया, तो ये इंटीग्रेशन में आ गया। तो दिस शुड होल्ड फॉर ऑल वॉल्यूम्स, जितना भी वॉल्यूम है, छोटा सा डेल्टा वॉल्यूम लिए हो तो हर एक वॉल्यूम के लिए इसको ट्रू होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन इक्वल होगा, नहीं तो ये इंटीग्रेशन इक्वल नहीं होगा। तो वैसा अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं उस केस में दिस डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी बाई परमिटिविटी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। समझ में आया ये वाला इक्वेशन? ये वाला पोर्शन समझ में आया? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई परमिटिविटी। किसी को इस जगह पे कोई डाउट है? संजीव, संजीव नो सर, नहीं सर। नहीं है। कृष्णा तुमको समझ में आया?
कृष्णा, यस सर। डाइवर्जेंस ऑफ यस ई जो सर। निकल के आए उसको समझ में आया वो वाला इक्वेशन? ना देखे नहीं यस इतना सर। देर, मोबाइल एक जगह था, तुम एक जगह थे। यस सर। मोबाइल एक जगह था और तुम एक जगह थे क्या? ना क्लास सुन रहे थे? नहीं सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है हमारे यहाँ कभी कभी। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है? अच्छा, तो इसका वीडियो अपलोड हाँ सर, करूंगा कभी कभी क्लास के आपका बाद। आवाज जब फांस फांस का आ रहा है तो कभी। ठीक है, इसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड क्या कर सर? दूंगा, देखना, ठीक है? यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको ओके देखना। सर। अभिषेक, ओके। अभिषेक, यस सर। क्या तुमको समझ में आया सारा यस कुछ? सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग का ज़्यादातर एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम लोग को डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यही डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट किए हैं हम लोग, इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 7 जो है हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो हम लोग इक्वेशन यूज किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये रहा। ये वॉल्यूम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज किए थे, उसी को इक्वेशन यूज करके डायरेक्ट इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। यहाँ पे इसको डाइवर्जेंस ले लेंगे इसका, और देखते हैं क्या क्वांटिटी आता है इस केस में। ठीक है, तो वही इक्वेशन 7 में डायरेक्ट हम लोग इसमें डाइवर्जेंस ले ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में अगर डायरेक्ट डाइवर्जेंस लेंगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं, इस जगह पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। ये हो गया हम लोग का सोर्स का पोजीशन, इस जगह पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं आर प्राइम पे, आर में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। आर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आर यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं तो आर यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन सोर्स का पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगा इस केस में। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आर प्राइम पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये डेल्टा प्राइम होगा। सॉरी, यहाँ पे एक प्राइम मिसिंग है, तो ये डेल्टा प्राइम होगा। डेल्टा कहाँ है, ये जो स्मॉल वॉल्यूम है ये किस जगह पे है, आर प्राइम पोजीशन पे है, तो ये डेल्टा प्राइम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन हो रहा है प्राइम में। ठीक है, और ये जो आर है, दिस आर इज इक्वल टू ये, इसके अंदर भी आर प्राइम है, इसके अंदर भी आर प्राइम है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर डाइवर्जेंस लिए डॉट, और यहाँ पे डाइवर्जेंस लिए डॉट, ऊपर एरो रहेगा। तो ये वाला क्या होगा, ये डाइवर्जेंस को हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओगे तो इसका डाइवर्जेंस ऑफ दिस निकालना है, और ये क्वांटिटी बाहर रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है, जैसे आगे वाले नोट्स में शेयर किया था, ये वाला हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया इन 3 डायमेंशन, सॉरी इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये भी पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो उसकी जगह हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग डाल सकते हैं। ये रहा, ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको हम लोग इसमें डाल दिए। तो अब देखो ये वाला क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 जब r इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम, और जैसे ही हम लोग का r इज इक्वल टू आर प्राइम होगा ये वाला क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बाकी सब जगह इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो r प्राइम है इसका वैल्यू 0 है सब जगह, सिर्फ एट r इक्वल टू r में इसका एक वैल्यू रहेगा, और वो वाला वैल्यू कांस्टेंट है और वो बाहर निकल जाएगा। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हम लोग का r प्राइम के ऊपर डिपेंड करता है। r प्राइम इधर है एक वैल्यू है, इधर एक वैल्यू है, इधर एक वैल्यू है, ऐसे करके जब ये r पे आएगा तभी इसका वैल्यू काउंट में आएगा, बाकी सब टाइम 0 रहेगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हर बार ये डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर r नॉट इक्वल टू r प्राइम दिस क्वांटिटी इज 0, और फॉर r इक्वल टू r प्राइम
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 और ये वाला वैल्यू बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ r इक्वल टू आर प्राइम पे ये वाला वैल्यू ऐड होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे यहाँ पे एज रो आर, और तब हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज सेम एज इक्वेशन 15। तो ये हो गया हम लोग का डाइवर्जेंस डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, इस पोर्शन में किसी को डाउट है? संजीव समझ में आया? यस सर। हिमांशु तुमको समझ में आया ये वाला पोर्शन? यस सर। कोई डाउट नहीं है? तो डायरेक्ट कैसे डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया गया है, ये यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन लगाओगे और फिर डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू पुट करोगे। तो ये जो r प्राइम है दिस विल बिकम इक्वल टू r बन के बाहर निकल जाएगी। आकर्षण तुमको समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का डाइवर्जेंस का कैलकुलेशन और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे ये स्फीयर के चलते इसके पॉइंट चार्ज के चलते निकाला हुआ ये वाला तुम लोग निकाले हुए, ये क्लास 12 में था। यस सर। गॉस लॉ अप्लाई करके हाँ सर, कैसे निकाले करते हैं, है ना? तो अभी हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से डील करेंगे। ये वाला मैं तुम लोग को भेज दूंगा, ये तुम लोग देखना, ठीक है? ये तो उतना हार्ड नहीं है। और यहाँ पे देखो हम लोग कुछ अलग अलग टाइप का सिमेट्री यूज करेंगे, ठीक है? अगर हम लोग के पास पॉइंट चार्ज है या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो हम लोग का स्फीयर होगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, ऐसा सरफेस हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इससे क्या है, हम लोग को गॉस लॉ अप्लाई करने में सुविधा होगी। तो अगर हम लोग के पास स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम लोग स्फीयर यूज करेंगे गॉसियन सरफेस के तौर पे। सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, सपोज एक ऐसा पाइप है, पाइप के ऊपर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो ये पाइप हो गया हम लोग का सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो इस केस में हम लोग गॉसियन सरफेस जो यूज करेंगे वो रहेगा हम लोग का सिलेंडर। फिर सपोज एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, तो उस केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस यूज करेंगे वो होगा पील बॉक्स। पील बॉक्स हो गया मैच बॉक्स जैसा, मैच बॉक्स देखे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये मैच बॉक्स जैसा ही पील बॉक्स होता है, ठीक है? ये दो सरफेस के बीच में रहता है। तो ये अगर हम लोग का सरफेस है तो सरफेस को बीच में से इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से। तो इस टाइप का पील बॉक्स यूज करेंगे। तो ये तीन चीज ही हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर हम लोग को इसके चलते पोटेंशियल भी निकालना है, वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है? तो मैं कुछ तुम लोग को न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो सब तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तुम लोग खुद से निकाल के देखना। पहले कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है? इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कहाँ गया? ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखना है, ये वाला। सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला याद रखो। अगर सरफेस चार्ज है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज डेंसिटी होगा। तो सरफेस चार्ज होगा तो ये डेल टाउ की जगह डेल एरिया हो जाएगा, और लाइन चार्ज है तो लेंथ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो वो सारे केसेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, ये खाली चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे पुट करना है और ये वॉल्यूम एलिमेंट पुट करना है यहाँ पर और इंटीग्रेट करना है। तो ये सिर्फ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन आता है तो तुम लोग ये वाला पोर्शन आराम से कर सकते हो। तो मैं तुम लोग के साथ कुछ सिंपल एग्जांपल शेयर करूंगा, तुम लोग उसका डेंसिटी पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करना, ठीक है? ये मैं असाइनमेंट के तौर पे तुम लोग को दूंगा।
तो कोई चीज़ पे किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट नहीं है?